This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब वअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है एनालिटिकल प्रोसीजर का। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बच्चे क्या शो करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स शो करते हैं बच्चे प्लॉजिबल, relationships among both financial and non-financial data। ये जाहिर करते हैं प्लॉजिबल। व्हाट डज इट मीन? प्लॉजिबल का क्या मतलब होता है? प्लॉजिबल का मतलब होता है लॉजिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लॉजिकल रिलेशनशिप शो करते हैं फाइनेंशियल के और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान। कैसे? जी बच्चे, हम नंबर ऑफ एग्जांपल से ये बात समझेंगे, लेकिन आपने ये जानना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या शो करते हैं? प्लॉजिबल, लॉजिकल, कंपेरेबल, shows plausible relationship. What does it mean? Plausible means logical relationship. और लॉजिकल रिलेशनशिप क्या? ये लॉजिकल रिलेशनशिप ये है कि कंपेरेबल रिलेशनशिप हो। ठीक हो गया? फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है, फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसकी भी दो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ, फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है, फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है। फाइनेंशियल मींस जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है, फाइनेंशियल वर्सेस फाइनेंशियल। अच्छा, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है फाइनेंशियल और वर्सेस नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ और फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ। अच्छा, सम सिचुएशंस के अंदर नॉन फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। चलिए बच्चे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप बन सकता है बच्चे? बच्चे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। सेल्स की इंफॉर्मेशन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होती है? जी बिल्कुल होती है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कमीशन का रिलेशनशिप है, सेल्स का 5%, सेल्स का 1%, सेल्स का 2%, कमीशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब आप मुझे बताएं, सेल्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुई, कमीशन भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है,
तो सेल्स का कमीशन के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप है। क्या हो गया? फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप बन गया। यह है फाइनेंशियल वर्सेस फाइनेंशियल। अच्छा बच्चे, इसी तरह से मैं फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे, सेल्स की इंफॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस होती है, मौजूद होती है, तो ये फाइनेंशियल हुई। अच्छा, इसका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाया जा सकता है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स हम बताते? बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हुई? ये इंफॉर्मेशन हुई नॉन फाइनेंशियल। तो ये हुआ, पहली मैंने एग्जांपल डिस्कस की फाइनेंशियल्स का फाइनेंशियल के साथ। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या किया? फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप डिस्कस किया। ठीक हो गया जी बच्चे। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जो बच्चे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि फाइनेंशियल का रिलेशनशिप फाइनेंशियल के साथ हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा बच्चे, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना? बताइएगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पे ली जाएगी, ठीक हो गया। ये फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ। अच्छा, अब फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। डिफरेंट सैलरीज फाइनेंशियल है, और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? नॉन फाइनेंशियल। ठीक हो गया बच्चे। तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ और फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी एग्जांपल हो सकता है। अच्छा बच्चे, हम इसके अंदर जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप के लिए याद रखिएगा, प्लॉजिबल रिलेशनशिप के अंदर बच्चे हम फर्स्ट वन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस बना लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए बच्चे हम जो रेशियोज देख रहे होते हैं वो होती है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो को बेस बना के, ठीक है। इसी तरह से बच्चे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगी, इसी तरह से बच्चे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे रेशियोज को यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड वन मैं इसको समराइज कर रहा हूँ ना, ताकि समराइज करके हम इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की कि फाइनेंशियल में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है। सैलरीज या इलेक्ट्रिसिटी, बिल एंड नंबर ऑफ यूनिट्स consumed, salaries expense, and number of employees, etc.
ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं। Attention directing procedures do not provide sufficient appropriate audit evidence। ये अटेंशन डायरेक्टिंग है, हमारी तवज्जो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते बजाते खुद, लेकिन हमारी तवज्जो, हमारी अटेंशन हासिल कर लेते हैं किसी खास पॉइंट। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा। अटेंशन डायरेक्टिंग इस तरह से कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद है तो उसकी डेप्रिसिएशन तो लाजमी होनी चाहिए। अटेंशन डायरेक्टिंग हो गया ना, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी चाहिए थी। इसने हमारी अटेंशन एक्वायर कर ली कि डेप्रिसिएशन नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट मौजूद है तो डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। अच्छा, फिक्स एसेट नहीं है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस चीज की हो रही है? फिक्स एसेट तो है ही नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद होंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होगी। अच्छा, अब इसी तरह से अगर लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी बिल्डिंग मौजूद नहीं है और उसका वर्चुअल बिजनेस भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है उसने रेंट पे करना होगा, रेंट आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर। और अगर रेंट भी नहीं आ रहा तो वो कहाँ पे है, वो किस जगह पे ऑपरेट कर रही है? ना उसकी अपनी बिल्डिंग है, ना उसने रेंट आउट की हुई है। ये अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे। ठीक हो गया? तो बच्चे हम इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं? जी बच्चे, कंपैरिजन करते हुए प्रायर पीरियड, प्रायर अकाउंटिंग पीरियड, बच्चे हम कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं उसी के साथ, लेकिन जब एक ही कंपनी का उसी कंपनी के साथ कंपैरिजन होगा तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन का प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ। जैसा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन 2023 की और 2022 की इंफॉर्मेशन का, तो मुझे बताइएगा, बात क्लियर होगी ना? तो कंपैरिजन, ये प्रायर पीरियड, प्रायर अकाउंटिंग पीरियड कंपैरिजन बन जाएगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन कंपनी की इंफॉर्मेशन के साथ लेकिन पिछले पीरियड के साथ। ठीक हो गया? इसी तरह से बच्चे कंपैरिजन इस तरह से भी हो सकता है, इंडस्ट्री के साथ भी हो सकता है। हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, लेकिन इंडस्ट्री की एवरेज के साथ कर सकते हैं। तो क्या इंडस्ट्री के एवरेज रिजल्ट्स के साथ भी किया जा सकता है। अच्छा बच्चे, इसी तरह से थर्ड वन, एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट का उसी कंपनी के किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। ठीक हो गया जी? तो इसको हम कहते हैं कंपेरेबल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटिटी, लेकिन वो एंटिटी सेम एंटिटी होगी, जिसे समटाइम हम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर SBU भी बोला करते थे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, या डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई। ये भी बच्चे बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चे, एक और कंपैरिजन का वे भी होता है कि हम क्या करें, कंपनी का कंपैरिजन करें
लेकिन उसके कंपैटिटर के साथ। शाबाश, बात क्लियर होगी बच्चे। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, बच्चे फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन में क्या हो सकता है? कंपनी का कंपैरिजन हम कर लेते हैं बजट के साथ, जो फोरकास्ट हमने किया होगा, फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, बजट्स या फोरकास्टेड। तो कंपैरिजन के ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम किन केसेस में, किन सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? तो बच्चे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम यूज किन किन वेज में कर सकते हैं, किन किन स्टेजेस में कर सकते हैं? जी बच्चे, इसकी 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के तौर पे। अब याद कीजिएगा, आपके साथ मैंने डिस्कशन की थी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हमने 3 टाइप्स के प्रोसीजर्स पढ़े थे, जिसको हम 4 में भी बाइफरकेट कर दिया करते थे। याद करें, सबसे पहला होता है इंक्वायरी, सेकंड वन ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इंस्पेक्शन, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक हो गया। तो एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज किया जा सकता है। कैसे? एज ए, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जी बच्चे, जी बच्चे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के तौर पे अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो कैसे? सॉरी, obtain understanding of the entity, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, और उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। अंडरस्टैंडिंग किसकी ऑब्टेन करना? एंटिटी की, और उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। ठीक हो गया जी बच्चे, पहला स्टेप तो ये है। तो दूसरे नंबर पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है, तो ये एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज हो जाए। ठीक हो गया जी बच्चे। ठीक। अच्छा बच्चे, ये प्रोसेस हम कब परफॉर्म करते हैं, ये भी बात जाननी है आपने। ये प्रोसेस हम कब परफॉर्म करें? ये हम परफॉर्म करते हैं प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। शाबाश, प्लानिंग के टाइम पे और रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरा, सेकंड वन, एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सेकंड वन, हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? कि हमने एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद तो नहीं है, टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया जी। डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो मौजूद नहीं है, तो वो क्या होगा? एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोसीजर हम कब परफॉर्म करते हैं? शाबाश, बताइएगा जरा जल्दी से। ड्यूरिंग ऑडिट। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे।
ये ऑडिट को शुरू करने से पहले प्लानिंग के टाइम पे और रिस्क असेसमेंट के टाइम पे, और ये ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक हो गया जी बच्चे। और बच्चे सबसे लास्ट, जो सबसे लास्ट में होता है वो जब हम ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर रहे होते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन मीन्स हम रिपोर्ट अपने रिजल्ट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। नियर और एट एंड ऑफ ऑडिट, जब हम अपने रिजल्ट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं तब हमने करना। किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, ऑडिटर ये देखता है कि जो मैंने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और जो मैं रिजल्ट्स फॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं कंक्लूजन फॉर्म कर रहा हूँ, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी को जानने के लिए अबाउट द रिजल्ट्स obtained and overall conclusion form, जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं और जो ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म किया जा रहा है, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट हैं भी या नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये कब परफॉर्म किए जाएंगे। शाबाश, जल्दी से, ताकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एंड ऑफ ऑडिट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जैसे हमने कहा ना, नियर और एट एंड ऑफ ऑडिट। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे, हमने अभी समझा कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लॉजिबल रिलेशनशिप शो करते हैं। किसके दरमियान में प्लॉजिबल रिलेशनशिप शो करेंगे, अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटे में और नॉन फाइनेंशियल डाटे के अंदर प्लॉजिबल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये हमारी अटेंशन हासिल करते हैं, हमारी तवज्जो हासिल करते हैं, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते। तो बच्चे, जब हम यूज करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज ए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, तो उसके लिए हमने यूज करने के लिए कुछ बातों का पता होना चाहिए। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 बातें। ठीक हो गया जी। तो बच्चे, मैं इसको ओवरऑल ऐसे ही कंक्लूड कर देता हूँ। यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो बच्चे, इसके अंदर सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, हमें डिटरमिन करना है सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो सबसे पहली बात क्या है, डिटरमिन द सूटेबिलिटी। मैं पहले इसका ना हेडिंग लिखूंगा, फिर पूरा सेंटेंस भी लिखूंगा। तो आपने एक वर्ड से याद रखना है, तो एक वर्ड क्या होगा, सूटेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, इसी तरह से यहाँ पे भी हम अगर डिस्कशन करके इसके 4 पॉइंट्स बनाने हैं ना हमें, तो वो मैं लिख दूं, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस भी लिख दूंगा। ठीक हो गया। तो पहले में सूटेबिलिटी देखनी होती है, सेकंड वन पे हमें रिलायबिलिटी देखनी होती है। ये पैराग्राफ इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वन पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन पे हम वेरिएंसेस फाइंड आउट कर देते हैं, या हम जिसे डिफरेंसेस भी कहते हैं, या जिसे हम डेविएशंस भी कहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं
पहला स्टेप क्या है, डिटरमिन करना है हमने, क्या करना है हमने, डिटरमिन करना है determine the suitability of analytical procedures, determine the suitability of analytical procedures। हमने डिटरमिन करनी है सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, लेकिन किसके हिसाब से सूटेबिलिटी, फॉर गिवन असर्शंस के लिहाज से, असर्शंस के लिहाज से जो हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने वाले हैं क्या ये सूटेबल है भी या नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें सूटेबिलिटी देखनी है कि क्या गिवन असर्शन के लिहाज से ये सूटेबल है भी या नहीं है जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मैं लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जी मेरे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिहाज से उनका रेंट कितना बनेगा। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी एक टोटल जो ब्रांचेस हैं वो 17 ब्रांचेस हैं, मेरी 20 ब्रांचेस हैं, एक माह के अंदर मेरी 20 ब्रांचेस का इतना रेंट बनना है। नेक्स्ट टाइम भी मेरी ब्रांचेस का अगले मंथ भी अगर कोई एडिशन नहीं हुई, रेंट की अमाउंट नहीं बढ़ी, तो मेरे ब्रांचेस का रेंट भी उतना ही होगा। तो हमें सूटेबिलिटी देखनी होती है गिवन असर्शन के मुताबिक, क्या ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर जो गिवन असर्शन के मुताबिक हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं ये सूटेबल भी है या नहीं है। जैसे जीपी रेशो के केस में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू का कमीशन के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है जो सूटेबिलिटी के लिए होंगी। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे नंबर पे होता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। अच्छा, अब रिलायबिलिटी ऑफ डाटा से मुराद ये है कि रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा, मैं इसे क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा, जिसकी बेस पे हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा, जो सोर्स डाटा है वो रिलायबल होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे वो भी ठीक होगा, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस हो गया ना, ट्रेंड एनालिसिस हो गया। तो बच्चे अगर सोर्स डाटा ठीक होगा तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे वो भी हमारे रिलायबल होंगे। तो बच्चे हमें क्या देखना है, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। तो इसके लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा के लिए बच्चे, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। ठीक हो गया जी बच्चे। सबसे पहले हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किस सोर्स से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी एक्यूरेट है और वो मुकम्मल है ना, कोई इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है इसके अंदर। तो हमें क्या देखनी है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। क्या देखना है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ठीक हो गया जी बच्चे। उसके बाद सबसे लास्ट पे नेचर एंड रेलिवेंस, क्या आ जाएगी बच्चे, उस इंफॉर्मेशन की नेचर और वो रेलिवेंट कितनी है। ठीक हो गया, नेचर और उसकी रेलिवेंस। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हो गई। तो रिलायबिलिटी के लिए जो हम डाटा गैदर कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, क्या ये डाटा एक्चुअल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल है भी या नहीं, उस डाटा की नेचर क्या है और उसकी रेलिवेंस क्या है। उसकी रेलिवेंस हमें देखनी है, जैसे हम बजट का एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे हमने कहा
इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, रेंट नंबर ऑफ ब्रांचेस और रेंट की डिटेल के साथ। तो ये नेचर और उसकी रेलिवेंस देखनी है। अच्छा, लास्ट में हम एक और भी स्टेप बना के वो भी लिख सकते हैं, फोर्थ वन स्टेप वो होगी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, वो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। comparability of financial information। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये होता है रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा, सेकंड स्टेप में। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा बच्चे, उसके बाद थर्ड वन, हम एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि हम गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि इतना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगी हमारी नेक्स्ट पीरियड के अंदर भी। अगर रेंट के एक्सपेंस एक मंथ में इतना है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी अगले मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में इतने एक्सपेंसेस होंगे रेंट के। तो हम एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में तो कहते हैं डेवलप प्रीसाइज एक्सपेक्टेशंस। ठीक हो गया जी बच्चे। डेवलप क्या करना, प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन। डेवलप करना प्रीसाइज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है जी, गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे। तो लास्ट पे क्या करना है, डिटरमिन करना डिफरेंस को। सबसे लास्ट स्टेप में डिटरमिन द डिफरेंस। अब वो डिफरेंस किस तरह से, जो हमने एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली है और जो एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे उनके दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एक्सपेक्टेशन हमने क्रिएट कर ली कि इतने एक्सपेंसेस होने चाहिए और एक्चुअल में अगर उतने एक्सपेंसेस हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर डिफरेंस आ गया तो फिर हम डिटरमिन करेंगे कि डिफरेंस क्यों आया। फिर हमें उस पर परफॉर्म करने हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के प्रोसीजर्स। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैंने इस पे क्या परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज मैं इस पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म कर सकता हूँ, या बच्चे मैं इस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैं इसको पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ एनालिटिकल लिख देता हूँ। पूरा नाम वैसे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने वाला था मैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स या बच्चे हम दोनों परफॉर्म कर देते हैं। ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट कि हम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये स्टैंडर्ड, इसकी सब्जी मैंने आपके सामने डिस्कस की। तो जी बच्चे, इस स्टैंडर्ड के मैंने शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं, तो आप इसको देखिएगा भी। तो इंशाल्लाह इसके पास पर्पस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर प्लॉजिबल रिलेशनशिप शो करेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान में, फाइनेंशियल डाटा के दरमियान में भी और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान में भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप। जैसे एक्सपेक्टेड रेशियोज हो गई,
एक्सपेक्टेड रेशियोज या रेशियोज फ्रॉम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चे हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स को प्लानिंग स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऑफ द ऑडिट और एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ड्यूरिंग ऑडिट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कंपैरिजन कैसे हो सकता है? प्रायर अकाउंटिंग पीरियड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इंडस्ट्री एवरेज रिजल्ट और कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी। और मैंने आपको बताया था इसका कंपैटिटर के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है। तो समरी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, ये मैंने आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, आप इसको पढ़िएगा। कोई कंफ्यूजन हुई मेरे साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसके पास पर्पस डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।